तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राजनीति सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन प्रणाली है। यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु के इस विचार पर टिप्पणी कीजिए। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। व्यवहारिक शासन प्रणाली सबसे बेस्ट है वो राजनीति है, पॉलिटी है। उत्तर देखते हैं। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स में विभिन्न शासन प्रणालियों का विश्लेषण किया और राजनीति यानी पॉलिटी को सबसे व्यवहारिक और श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया। उन्होंने इसे एक मिश्रित शासन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र यानी ओलिगार्की दोनों के तत्व शामिल होते हैं। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी में क्या आता है, राजनीति में क्या होते हैं। राजनीति एक मिश्रित शासन प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की प्रणालियों के तत्व शामिल होते हैं, एक लोकतंत्र और एक कुलीन तंत्र, जिससे स्थिरता और न्याय सुनिश्चित होता है। अरस्तु के अनुसार राजनीति मध्य वर्ग के शासन को दर्शाती है, मध्य वर्ग के शासन को दर्शाती है, जिसे उन्होंने समाज का सबसे संतुलित और कम भ्रष्टाचार वाला वर्ग माना था। अरस्तु द्वारा राजनीति को सर्वोत्तम बताने के तर्क देखते हैं। क्या तर्क, किस तर्क से उन्होंने राजनीति को सर्वोत्तम बताया है। पहला तर्क है लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के बीच संतुलन। अरस्तु का मानना था कि अत्यधिक लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है, मोब रूल में बदल जाता है, जबकि कुलीन तंत्र कुछ अमीर लोगों के प्रभुत्व को जन्म देता है। लोकतंत्र देखें तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा और जो कुलीन तंत्र है वो अमीर लोगों के प्रभुत्व को जन्म दे देता है। इसलिए राजनीति जो दोनों के बीच में संतुलन है, दोनों की एक मिश्रित शासन प्रणाली है, राजनीति इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। दूसरा तर्क स्थिरता और संयम। चूंकि मध्य वर्ग न तो बहुत अमीर होता है न ही अत्यधिक गरीब, इसलिए यह वर्ग समाज में होने वाले संघर्षों को रोकता है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है। तो मध्य वर्ग के शासन को इन्होंने सपोर्ट किया है। तीसरा तर्क क्या दिया इन्होंने, तीसरा तर्क कानून का शासन और न्याय। अरस्तु ने कानून को सर्वोपरि माना और व्यक्तिगत हितों की बजाय न्याय पर आधारित शासन का समर्थन किया। चौथा तर्क नागरिक भागीदारी। राजनीति में न तो कुलीन तंत्र की तरह सत्ता केवल अमीरों के हाथ में होती है और न ही लोकतंत्र की तरह भीड़ को असीमित शक्ति दी जाती है। इसमें शिक्षित और जिम्मेदार नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। आलोचना देखते हैं और सीमाएं देखते हैं। हमें कोई भी उत्तर लिखते समय उसकी आलोचना भी लिखनी होती है। पहली आलोचना यानी पहली बाउंड्रीज, पहली लिमिटेशंस, सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, कमियां। हम कमियां नहीं बोलेंगे, वर्ड यूज करते हैं लिमिटेशंस या सीमाएं। पहली लिमिटेशन क्या है, कार्यान्वयन में अस्पष्टता। अरस्तु ने राजनीति को स्थापित करने की कोई स्पष्ट विधि नहीं बताई जिससे इसे लागू करना कठिन हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। अधिकांश समाजों में मध्य वर्ग को बनाए रखना मुश्किल होता है, जिससे या तो कुलीन तंत्र हावी हो जाता है या लोकतंत्र अनियंत्रित हो जाता है। तीसरी आलोचना क्या है, आधुनिक लोकतंत्र की प्रगति। समकालीन लोकतंत्र अरस्तु की परिकल्पना से आगे बढ़ चुका है और इसमें व्यापक अधिकार व भागीदारी शामिल हो गई है। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे हम उत्तर का। अरस्तु की राजनीति की अवधारणा आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संतुलन, न्याय और मध्य वर्ग की भूमिका को महत्व देती है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र उनकी परिभाषा से आगे विकसित हो चुका है, फिर भी एक स्थिर और न्यायसंगत शासन के लिए उनका विचार आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। जितने भी विचारक हैं उनकी कहीं ना कहीं हमें प्रासंगिकता बतानी होती है निष्कर्ष में कि वो आज भी प्रासंगिक हैं। किस तरह से हैं वो हम आज के हिसाब से उत्तर के निष्कर्ष में लिखेंगे। तो इसी के साथ अपना ये उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए प्रश्न के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।